नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसा कि आप डेट देख पा रहे हैं, आज डेट हो चुका है 11। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है अपना, लेपू लेक दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, इन स्टेट में कहाँ किस किस में जो है वो आ सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है लेपू लेक दर्रा जो है स्थित है। तो मैं आपको लेपू लेक दर्रा के बारे में कुछ बता देता हूँ। लेपू लेक दर्रा, तो ये जो दर्रा है वो 17,000 फीट की जो ऊंचाई है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन, इसके अलावा नेपाल, इन सब तीनों देशों की जो उत्तरी जनसंघ है उस पर करीब करीब मतलब यहाँ पर जो है ये इस दर्रे के पास जो है मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी तीनों देश की सीमाएं मैं वापस बता देता हूँ। चीन, नेपाल और इसके अलावा अपना भारत, इन तीनों देशों का जो उत्तरी जंक्शन है लेपुलेख दर्रा पे ऊपर है। ठीक है, तो अब जानने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये चर्चा में क्यों आ गया अभी हाल फिलहाल, ये क्या इसको मतलब क्यों ये चर्चा में आ गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो अपने रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है अपने, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो उन्होंने जो है अभी उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क जो है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की सड़क को जो है अभी देश के लिए समर्पित किया, जो कि जो है लेपुलेख दर्रे से जो है होकर कैलाश मानसरोवर की ओर जाती है, जो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो है हिंदुओं, बौद्ध धर्मों, इन सब के लिए जो है एक पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये जो इस योजना 80 किलोमीटर जो सड़क बनी है वो, इसका निर्माण जो है CSG, इस एक इसके निर्देशों के अनुसार हुआ। CSG क्या है, चाइना स्टडी ग्रुप, चाइना स्टडी ग्रुप, इसके हिसाब से हुआ। ठीक है, चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार जो है 80 किलोमीटर की जो है बनी है सड़क। और अगर बात करूं कि इसको पैसा किसने भरा है इसमें, तो इसको जो पैसा है इस परियोजना में वो भरा हुआ था, वैसे तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली है वो भारत सरकार द्वारा जाता है, लेकिन वहाँ पर इसको कौन संभाल रहा था, वहाँ पर संभाल रहा था ISBR, ICBR। ICBR मतलब इंडो चाइना बॉर्डर रोड द्वारा जो है इसको वित्त पोषित किया गया था। अब मैं बात कर लूँ कैलाश पर्वत की, क्योंकि जो मानसरोवर झील के बारे में जहाँ बात कर रहा था, तो मानसरोवर झील जो है वो कैलाश पर्वत के आसपास स्थित है। ठीक है, कौन से पर्वत के आसपास, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के स्थित है। और जो कैलाश पर्वत जो है लगभग 100 किलोमीटर दूर जो है उत्तराखंड की सीमा से है, उत्तराखंड से 100 किलोमीटर दूर है। और जैसा कि अपन जानते हैं कैलाश पर्वत को जो है हिंदुओं में, बौद्ध में, जैन धर्म में और इसके अलावा बौन में, ठीक है, बौन धर्मों में जो है पवित्र माना जाता है। कौन कौन से है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध है, ठीक है, और इसके अलावा एक बौन है। तीन, तीन हिंदुस्तान के, और एक चौथा जो ये लिखा है मैंने बौन, ये जो है ये तिब्बत में है। बौद्ध धर्म से ही एक थोड़ा सा अलग है ये सब भी जो है, इसको कैलाश पर्वत को जो पवित्र स्थल माना जाता है। और मैं बात करूँ हिंदुओं में, तो हिंदुओं में जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव को जो निवास स्थान जो है उसके रूप में कैलाश पर्वत को मान्यता मिली हुई है, कि हिंदुओं में माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ हिंदुओं द्वारा मानी जाती है वो ये है कि हिंदुओं द्वारा पृथ्वी का केंद्र भी इसे माना जाता है, और स्वर्ग के व्यक्ति जो माना जाता है वो कैलाश पर्वत को माना जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अभी जो 80 किलोमीटर का जो रास्ता बना है उसकी क्या खासियत है, उसका क्या महत्व है अभी। तो पहला महत्व मैं बता दूं, तो पहला महत्व ये है कि जो
जो अभी नवीन जो नया मार्ग बना है, इससे पहले भी ये है 2 मार्ग हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी जो नया बना है लेपु लेक दर्रे के ऊपर से, ठीक है, उसकी ये खासियत है कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई, मार्ग की लंबाई जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है अन्य मार्गों की तुलना में लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। मतलब कि उसकी, अगर कोई कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा करना चाह रहा है तो वो, जैसे अगर किसी को पहले 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, तो इसमें उसे 20 किलोमीटर की ही यात्रा करनी पड़ेगी, 5वें हिस्से के बराबर है। अतः जो नया मार्ग जो बना है लेपु लेक दर्रे से होता हुआ, वो एक तो छोटा है, दूसरा छोटा है तो खर्चा कम आएगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा कारण ये है कि जो बाकी जो 2 रास्ते थे उसमें पैदल जो है बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था कंपैरिजन टू ये जो नया मार्ग बना है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई भी हवाई यात्रा जो है शामिल नहीं है, हवाई यात्रा बिल्कुल शामिल नहीं है इसमें 80 किलोमीटर में, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इससे जाने वाले जो मार्ग हैं, इससे जाने वाले मार्ग जो हैं लगभग उसका 84%, कितना, 84% जो है हिस्सा भारत में है, और इसके अलावा 16% जो बचा हुआ है वो चाइना में। और जबकि दूसरा केस में सब दोनों जो रास्ते बने हुए थे इससे पहले, उसमें केस जो बिल्कुल विपरीत था। उसमें 80% हिस्सा जो है वो चाइना में बना हुआ था, बाकी 20% जो हिस्सा रोड का था वो बना हुआ था हिंदुस्तान में, भारत में, ठीक है। अगर मैं इसी में चौथे महत्व की बात कर लूँ तो जो लेपु लेक दर्रे पर स्थित चीनी सीमा जो है वो 5 किलोमीटर छोड़ के, इस दर्रे से जो चीनी सीमा में है वो 5 किलोमीटर छोड़ के बाकी पूरी की पूरी यात्रा को जो है वाहनों से तय किया जा सकता है, वाहनों द्वारा जो है इसको दूरी या यात्रा जो है संभव है। मतलब यहाँ से इस नए रास्ते से अब जो है सिर्फ 5 किलोमीटर चलने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी जो है अपन किसी वाहन द्वारा जो है यात्रा तय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अभी 2 मार्ग कौन कौन से थे, 2 मार्ग था, एक तो सिक्किम मार्ग था, और दूसरा जो मार्ग था वो था काठमांडू मार्ग। तो इन दोनों ही रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, हवाई यात्राएं शामिल थी, और 80% हिस्सा जो है इन रास्तों का वो चाइना में पड़ता था, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर का जो है दुनिया में, अगर ग्लेशियर में बात करें तो कौन सा स्थान है। यहाँ पे आप इसको एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक ग्लेशियर, ठीक है, अक्षर नहीं, ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में इसका कौन सा स्थान है, सियाचिन ग्लेशियर का। सियाचिन ग्लेशियर के दुनिया में जो, अगर मैं बड़ों की ग्लेशियर की बात करूं तो इसका जो स्थान है वो है सेकंड, ठीक है, सेकंड स्थान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और ग्लेशियर है, बियाफो, बी आफो, बियाफो ग्लेशियर जो है वो, उसकी रैंक कितनी, थर्ड है, वो भी इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। अब जानने वाली बात यह है कि अभी ये सियाचिन ग्लेशियर या बियाफो ग्लेशियर या K2 है, ये सब अभी चर्चा में क्यों आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है, अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने का एक संस्थान है, उस संस्थान के बारे में पहले पिछली वीडियो में जो है बात कर चुका हूँ। संस्थान का नाम है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो ये स्थित कहाँ पे, ये उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है ये वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। इसके वैज्ञानिकों ने जो है अभी हाल फिलहाल एक जो श्रेणी है काराकोरम, काराकोरम, इसका जो है अभी अध्ययन किया है हाल फिलहाल, इसके जो ग्लेशियरों का अध्ययन किया है, ठीक है। तो इस अध्ययन के अनुसार जो है लगभग काराकोरम श्रेणी के 220 से अधिक 220 से अधिक ग्लेशियर में जो है ग्लेशियर सर्च की घटना देखी गई है, ग्लेशियर सर्च की घटना देखी गई है, ठीक है। और एक और बात जो है,
इस अध्ययन से ये भी पता चला है कि ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मी के जो टाइम होता है, ग्रीष्म काल में यानी कि जो गर्मी का समय है, उसमें पिघले हुए जल के जो प्रणालीगत प्रवाह है, जो ठीक है, चैनलाइज जो फ्लो है, उसके कारण जो ग्लेशियर सर्ज होता है, यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, ग्लेशियल सर्ज। सारा जो है खेल इसी के ऊपर है, तो ये सब देख लीजिएगा, ग्लेशियर सर्ज, ग्लेशियल सर्च। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये ग्लेशियल जो सर्च है वो होता क्या है। तो ये जो है एक कुछ टाइम के लिए होने वाली घटना है, ठीक है। पहली बात, अल्पकालिक है, अल्पकालिक, अल्पकालिक है, ठीक है। तो और इस घटना में क्या होता है कि जो ग्लेशियर होता है उसकी लेंथ, लंबाई प्लस इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका आयतन है, वो उसमें जो है वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रकार के जो सर्च की घटना है वो हिमालय के अधिकांश ग्लेशियरों, जिनके आयतन और लंबाई में कमी देखी गई है, इसके विपरीत घटना हो रही है, ठीक है। ग्लेशियर सर्च में तो होता ही है कि जो लंबाई है और वॉल्यूम है वो बढ़ता है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल घटनाएं देखी जा रही है वो बिल्कुल इसके विपरीत है, लंबाई घट रही है, वॉल्यूम घट रहा है, ठीक। इस ग्लेशियर की जो गति सामान्य होती है वो 100 गुना से अधिक देखने को मिली है। ये इसकी स्टडी में पता चला है, जिसकी वजह से ये अभी चर्चा में था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केटू श्रेणी जो है, केटू स्थित कहाँ पे, वो आपको बताना कौन सी श्रेणी में आता है। तो केटू जो है वो काराकोरम श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर जो अपना आता है वो इसी के अंदर आता है, काराकोरम श्रेणी। सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो दोनों की मैंने बात की पहले, वो दोनों भी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ एक शब्द है केटू। तो इसकी लंबाई जो है, ये भी एक कह सकते हैं आप दुनिया की जो ऊंची चोटाई, जो चोटियाँ होती है, पहाड़ी चोटियाँ, उनमें से एक है। तो केटू की जो है दुनिया में रैंक जो है सेकंड है ऊंचाई में, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई है इसकी 8,611 मीटर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ काराकोरम श्रेणी की। तो काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल जो श्रेणी है वो हिमालय जो श्रेणी है उसके उत्तर और दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कौन सी है, काराकोरम, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, पहली बात, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी एक मतलब बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा वो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है विवादित है। बड़ा हिस्सा कौन सा है, पीओके। ये भी जो है जैसा कि हम जानते हैं बहुत समय से ये हिस्सा विवादित रहा है। तो अभी हाल फिलहाल जो अपना अनुसंधान जो केंद्र है, जो मतलब मौसम संबंधी जानकारी जो देता है, आईएमडी जिसको जिसको जानते हैं, उसने अभी पीओके की जो है मौसम संबंधी जानकारी देना चालू कर दिया है, ये बोलते हुए कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष कवच मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने जो है अभी हाल फिलहाल लॉन्च की है। तो आयुष एप्लीकेशन जो है, आयुष कवच एप्लीकेशन, ये जो है अभी इसका जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको विकसित किया और इस एप्लीकेशन का जो मेन उद्देश्य था वो यही है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जो है उपचार, इम्यूनिटी सिस्टम को जो है उपचार और उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये दोनों ही उसको प्रदान करना। जो किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है जो उसको यूज कर रहा है, उन दोनों को उपचार और उपाय, जो नॉर्मल उपचार उपाय हो सकते हैं, वो उनको बताना इस मोबाइल ऐप का एक सबसे जो बेसिक मोटिव मैं बोलूँ वो है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो इसका उद्देश्य जो कोविड-19 का मुकाबला जो है वो प्रतिरक्षा में तुलसी, तुलसी हो गया, लौंग हो गया, ये सब जो अपनी देसी चीज़ें इनका इस्तेमाल करते हुए
कैसे जो है प्रतिरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम को है वो बेहतर मजबूत किया जा सकता है। ये इसका जो है मेन मोटिव है, जिससे जो है लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना पड़े और वो जो है सुरक्षित रहें। ये इसका मेन मोटिव है। अगला क्वेश्चन है हमारा FRBB। यहाँ पे एक शब्द गलत प्रिंट हो गया, FRBM जो है आप कर लेना इसको, FRBM। तो FRBM जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिनियम जो है लागू कब हुआ था। तो इसका मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है, और हिंदी में अपन इसको जानेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके अधिनियम की स्टार्टिंग की। तो इसका जो आंसर है वो 2003 है। 2003 में इसको जो है लागू किया गया था। और इस अधिनियम को लागू करने के लिए जो है जुलाई 2004 में, कब, जुलाई 2004 में जो है इसको अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ कि इसको लागू करने के क्या उद्देश्य रहे उसके बारे में। तो इसको जो है लागू करने का एक उद्देश्य ये था कि केंद्र सरकार को जो राजकोषीय प्रबंधन है या जो दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता में जो है अंतरपीढ़ीगत समता, इंटर जनरेटिकल इक्वलिटी जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाना था। ठीक है, एक तो काम था इसका राजकोषीय प्रबंधन करना। क्या क्या काम थे, राजकोषीय जो है प्रबंधन ठीक से हो सके, एक ये मोटिव था। दूसरा मोटिव ये था कि जो लंबे टाइम तक जो है अपना जीडीपी, लंबे टाइम तक जो जीडीपी है वो बेहतर हो सके, लंबे टाइम तक जो है बेहतर जो चल सके, और या फिर अगर बेहतर नहीं हो पा रहा तो कम से कम स्थिर रहे, नीचे ना आए, डाउन में ना जाए। तो इसने जो है राजकोषीय घाटे को 3% जीडीपी पे, अगर इसने मान लिया कि अगर 3% से जो जीडीपी है वो नीचे जा रही है तो जो है राजकोषीय घाटे को ये शो कर रहा है, राजकोषीय घाटे को ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी बात कर लेता हूँ कि ये चर्चा में क्यों है, अभी हाल फिलहाल चर्चा में क्यों है। तो अभी जो है एक रिपोर्ट दी है, या मैं कहूँ अभी एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें एक जो आरबीआई का जो गवर्नर है उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को जो है इंटरव्यू में बताया कि कोविड-19 से अभी जो महामारी चल रही है उसकी वजह से जो है कुछ घाटा हुआ था, उसको जो है वर्ष 2021 तक जो है पूरा करने में जो है चूक सकती। जो अभी सरकार ने जो लक्ष्य लिया था, कौन सा लक्ष्य है, सरकार ने लक्ष्य लिया था कि ये जो है अपन जो अपनी इकोनॉमी को है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की जो है बनाने की कोशिश जो थी वो अब 2021 तक जो है शायद पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल एक जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने एक एक इंटरव्यू में ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसके तहत मैं कुछ प्रावधान बता दूं कि इसके क्या क्या जो है छूट होती है इस एक्ट के तहत, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो FRBM जो है, FRBM अधिनियम की धारा, इस अधिनियम की धारा 4 पार्ट 2 में जो केंद्र के कुछ आधारों का जो अमला देते हुए जो है हवाला देते हुए वार्षिक राजकोषीय घाटे को अगर लक्ष्य को पार किया तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया गया। जैसे मान लेते हैं कि उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ हो सकता है, या राष्ट्रीय आपदा आ सकती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें जो है कृषि का अगर पतन हो जाए, कृषि पूरी तरह जो है पूरे देश में जो है नुकसान होने लग जाए, इन सब चीज़ों को जो है इस प्रावधान के तहत कुछ छूट दिया गया। मतलब कि ऐसा मान लिया जाता है कि अगर ये सब चल रहा है तो
हम क्या पूरा जो है कोई भी बोल सकता है जीडीपी में जो है गिरावट आनी ही आनी है। ठीक है, तो अभी पूर्व में दी गई छूट कौन सी है, तो 2008-9 में जो है एक वैश्विक संकट के बचाव के लिए जो है केंद्रीय सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों का जो सहारा लिया है इसने, और इसके चलते जो है 2.7% 2.7% की जो अनुमानित लक्ष्य से बढ़कर जो है राजकोषीय घाटा 6.2% तक हो गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने जो है नैनो मटेरियल आधारित जो है सुपर कैपेसिटर विकसित किया है, तो इसका जो आंसर है वह है वाराणसी। वाराणसी ने जो है अभी एक नैनो मटेरियल आधारित जो है एक सुपर जो कैपेसिटर है, ठीक है, जो साइंस वाले हैं वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, उसने जो है विकसित किया, सुपर कैपेसिटर विकसित किया। ठीक है, तो इसमें जो है इस शोध कार्य में मैं बात करूं तो इसको अभी जो है मटेरियल रिसर्च एक्सप्रेस कहाँ पे इसको जो है प्रकाशित किए गए, मटेरियल रिसर्च एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसमें जो है अभी इसको प्रकाशित किया। और इसके बात करूँ इसके अलावा तो नैनो मटेरियल आधारित सुपर कैपेसिटर की मदद से जो है उच्च ऊर्जा घनत्व उच्च ऊर्जा घनत्व और उच्च शक्ति घनत्व को जो है प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए इसको जो है यूज किया जा सकता है। और शोधकर्ताओं ने ये भी बताया कि लगभग इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है इस संधारित्र का जो है उपयोग किया जाता है। और जो इसके अलावा जो है इसको किसने विकसित करने की बात करूं तो वो है रिड्यूस्ड ग्राफेन ऑक्साइड। ऐसा इन्होंने जो है विकसित किया कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जो है उच्च अच्छी क्वालिटी वाले, अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्टली ये बोलूँ तो अच्छी क्वालिटी की जो है एक सुपर कैपेसिटर इन्होंने विकसित किया हाल फिलहाल में। और इसका मैं महत्व बता दूँ तो इसका महत्व ये है कि जैसे अपन जानते हैं कि अभी जो है आबादी बढ़ रही है और ऊर्जा की मांग जो है, जो आबादी अपनी वो अपन जानते हैं कि जो निरंतर है बढ़ती जा रही है, और ऊर्जा की जो मांग है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए ये एक गंभीर चुनौती है पहली बात तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऊर्जा के लिए। और उच्च ऊर्जा घनत्व है जैसे मैंने कि बताया, इसमें जो है ऊर्जा घनत्व जो है वो हाई है, डेंसिटी हाई है। तो इसका जो है क्या इसका मैं अगर इसको मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो इससे एक मतलब आता है कि अगर जैसे मान ले कि इन जो कैपेसिटर है इसको अपन ने एक बार चार्ज कर दिया है तो ये बहुत जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चार्ज किए बिना जो है इससे धारा जो है प्रवाहित हो सकती है, ये रुकेंगे नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक जो है लाइट करंट जो है वो पास हो सकता है। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक करंट पास हो सकता है। तो सुपर कैपेसिटर की मदद से जो वाहनों की बैटरी को है वो उनको जो है बिना चार्ज किए जो है एक लंबी दूरी का सफ़र जो है तय किया जा सकता है। मतलब जो अपन सुपर कैपेसिटर है उसको ज़्यादातर वाहनों में अपन यूज जो है कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इंस्पायर कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इंस्पायर कार्यक्रम जो है यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं इंस्पायर, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं पहले। इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन इनोवेशन इन साइंस इनोवेशन इन साइंस परसूट इनोवेशन इन साइंस फॉर परसूट फॉर इंस्पायर्ड
इंस्पायर्ड रिसर्च, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है अभी चर्चा में क्यों आ गया उसकी बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि अभी सुपर कैप्स्टर जो है विकसित किया गया, तो इसमें जो है कुछ इंस्पायर से जो रिलेटेड है, कुछ वैज्ञानिक जो थे या कुछ कहूँ स्टूडेंट भी जो हैं इसमें जो शामिल थे। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 13 दिसंबर 2008 को ही थी। जो ऑप्शन आप फर्स्ट देख पा रहे हैं इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके 3 घटकों को, जो है इस कार्यक्रम को 3 घटक हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 घटक हैं? पहला, शोध कार्य के लिए अवसर। ठीक है, दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। ठीक है, और इसके अलावा विज्ञान में जो प्रतिभा की शुरुआती आकर्षण हेतु योजना है एक। ठीक है, ये तीनों घटक जो हैं इसके अंतर्गत हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सार्क कोविड-19 आपातकालीन नीति की जो स्थापना जो है वो कब की गई थी? ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि सार्क के अंदर जो है वो, या जो है सार्क की जो फुल फॉर्म है इसको अपन इंग्लिश में SAAARC लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सॉरी, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसको हिंदी में बोलेंगे। और इसका जो मोटिव रहा था वो यही था कि आपस में जो है देश में आपसी सहयोग बढ़ाया जाए, आपसी सहयोग को जो है बढ़ाया जाए, बड़ा इंक्रीज किया जाए। तो अभी जो है मार्च 2020 के लिए, मार्च 2020 में जो है आपातकालीन नीति की जो है प्रधानमंत्री की पहल पर, किसके, कौन से प्रधानमंत्री? भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर जो है, भारतीय पीएम के पहल पर ये जो है आप ऊपर नाम देख पा रहे हैं, कोविड-19 आपातकालीन नीति की जो है स्थापना की गई है। ठीक है, और साथ ही इसके अलावा जो है भारत ने अपना योगदान भी जो बताया, उसने जो है 12 अप्रैल 2020 को, 12 अप्रैल 2020 को करीब करीब अफगानिस्तान को जो है 5022 मेट्रिक टन, ठीक है, 5022 मेट्रिक टन। और जो एक दवा है हाइड्रोक्लोरिन, जो हाइड्रोक्लोरिन है, उसकी दवा को जो है लगभग 5000 टैबलेट, सॉरी 5000 टैबलेट नहीं, 5 लाख, 5 लाख टैबलेट का जो है एक सहयोग जो है अफगानिस्तान को भेजा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में डीटीएम की स्थापना जो है किस देश के लिए की गई थी? ठीक है, तो पहले मैं आपको डीटीएम की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक शब्द है डीटीएम, डीटीएम की जो फुल फॉर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग, डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैट्रिक्स, डीटीएम, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि इसकी शुरुआत जो है किस देशों के लिए किया गया था। तो इसका जो इसकी जो शुरुआत है वो इराक के जो आंतरिक रूप से जो विस्थापित हो रहे हैं लोग, उनके लिए जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, इराक के लिए इसका जो है मेन स्टार्टिंग था। तो इसका जो है डीटीएम किसी भी आबादी की गतिशीलता के लिए जो निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली ये एक टाइप की एक प्रणाली है या योजना है, तो जो है आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसमें नियमित रूप से जो है एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत विस्थापन के मार्ग और क्या उसके खतरे रहे, क्या मतलब उसकी जो है समीक्षा जो है वो करता है कि लोगों ने जो विस्थापन क्यों किया, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी ये लेता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में
बिलियनर्स की संख्या कितनी है आपको बतानी। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका आंसर है वो 102, ऑप्शन डी है। ये अभी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020। और एक और बात मैं इसके साथ में आपको बता दूं कि 2000 इससे जो पहले है वो 106 थी। अभी जो है घट के जो है 4 संख्या इसमें घट गई है। और मैं बात करूं फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक पर अभी भी जो है अपने जो रिलायंस इंडिया के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, बिलियन डॉलर, 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो है भारत में जो है उनका पहला स्थान है। भारत के सबसे अमीर आदमी जो है मुकेश अंबानी है। और इनकी अगर मैं बात करूं कुल संपत्ति की, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो है 13.2 बिलियन डॉलर की जो है कमी आई है। और ये सब रिपोर्ट कौन जो है किसने निकाली है, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है अमेरिकी एक पत्रिका रहती है, फॉर्ब्स, अमेरिकी पत्रिका है जिसका नाम है फॉर्ब्स। ठीक है, इसने जो है फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर लिस्ट में जो है इसने निकाली है। ठीक है, तो एक बातचीत, एक इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसा आपने सुना ही होगा बहुत बार, एक ऐप आया है, स्टडी ऐप, बायूस। ठीक है, इस ऐप के बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। तो इस ऐप के जो मालिक हैं, जो इस ऐप के संस्थापक हैं, क्या नाम है उनका, बायजू रविचंद्रन, सॉरी रविचंद्रन नहीं, रविंद्रन। ठीक है, रविंद्रन, बायजू रविंद्रन, ये इनके संस्थापक हैं। तो इनको जो है इस लिस्ट में अब की बार जो है नाम दिया गया। और ये जो है भारत के सबसे युवा अरबपति जो हैं बन गए हैं। ठीक है, और रविचंद्रन की मैं कुल संपत्ति की बात करूं, सॉरी रविंद्रन की जो है, वायु रविंद्रन की कुल जो अनुमानित संपत्ति है वो 1.8 जो है बिलियन डॉलर है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत जो भेजा गया युद्ध पोतों में से नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है वो इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको जो है समुद्री रास्ते से जो है भारतीय नौसेना के द्वारा इसको जो है जो है लागू किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा जिसको भारतीय नौसेना इस पर काम करेगी, उसके तहत जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु लागू किया गया था। और कल ही जो है इसका एक जो है आईएनएस जलाश्व जो है वो मालदीव से जो है वापस इंडिया जो है पहुंच चुका है। ठीक है, आईएनएस जलाश्व। तो मैं बात कर लेता हूँ अब इस क्वेश्चन की। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, आईएनएस विक्रांत को जो है नहीं भेजा गया। इन जो नीचे आप तीनों देख रहे हैं, आईएनएस जलाश्व, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल, इनको तीनों को जो है इस काम के लिए लगाया गया है। ठीक है, मालदीव की बात करूँ तो आईएनएस जलाश्व है और एक अन्य जहाज है जो मालदीव भेजा गया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अब डेली 2000 व्यक्तियों को जो है प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को जो है एक बार में जो है लाया जाएगा। ठीक है, और ये काम जो है 8 मई से स्टार्ट हो चुका। और कल जो है आईएनएस जलाश्व जो है भारत पहुंच चुका है। ठीक है, आईएनएस जलाश्व जो है, और ये कहाँ पहुंचा है, ये पहुंचा है कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है, केरल राज्य के अंदर। ठीक है, केरल कोच्चि के अंदर जो है उतारा गया है। और अधिकारियों की देखरेख में पहले इनको जो है सारे व्यक्तियों को जो है सौंप दिया गया है। ठीक है, अब वो जो है बिना पूरा चेकिंग करवाए या बिना जो है एक प्राथमिक जो चेकअप है उसके बिना जो है वो घर नहीं जा सकते हैं, उनको जो क्वारंटाइन के अंदर जो है रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ जो जो बाकी जो आईएनएस हैं उनके उनको जो है वापस जो है अब कहाँ कहाँ भेजा गया, इनको जो है इसको तो भेजा गया था मालदीव, बाकी दोनों को जो है बाकी दोनों को जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो भेजा गया, यूएई जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं, यूएई में जो है यूएई में फंसे लोगों को भेजा गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का जो गठन है वो कब किया गया था। तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको। तो इस अधिनियम की जो शुरुआत है, इस अधिनियम की जो इस समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ये एक अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है वर्ष 1921 में किया गया था। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये लोक लेखा समिति का जो है कौन अभी जो है किस कौन इसका जो है अध्यक्ष चुना गया। तो इसका जो अध्यक्ष है वो अभी हाल फिलहाल है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जो है अभी कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, कांग्रेस नेता हैं ये, इनको चुना गया। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि परंपरा के तौर पर जो है संसद की समिति का जो अध्यक्ष है वो जो है विपक्ष का नेता ही चुना जाता है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें कि कांग्रेस का ही क्यों है, इसमें ज़्यादातर जो केस रहता है वो यही रहता है कि इसमें जो है विपक्ष का नेता ही चुना जाता है। कोई भी जो अपोजिशन से है उसी को अध्यक्ष जो है इसका बनाया जाता है। तो उसका जो अधीर रंजन चौधरी हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1 मई से जो है स्टार्ट हो चुका है। 1 मई 2020 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि जो है कब तक रहेगा, नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल तक के लिए जो है उनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि 30 अप्रैल 2021 जब तक इनका जो है कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बात कर लूँ कि ये करता क्या है। तो ये जो है लेखा समिति जो है वो जांच करने वाली एक समिति है। बस इतनी चीज़ आप समझ लीजिए, भारत सरकार के जो खर्चे हैं उनकी जांच करने के लिए, खर्चों की जांच करने के लिए, भारत सरकार के खर्चों की जांच करने के लिए एक समिति है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है पेरिस समझौता जो है किया गया था, कब किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, तो दिसंबर जो 2015 में जो है, दिसंबर 2015 में जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पे एक आयोजित एक क्या आयोजित हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो है वो वहाँ पे चला। किसके द्वारा, इसका जो COP जो था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो इसका जो मोटिव था उस समय, उस या मैं कहूँ उस एक मीटिंग जो हुई थी उसका मोटिव था कि 21वें सत्र के में जो है ग्रीन हाउस जो गैसें अपनी ग्रीन हाउस गैसें उनके प्रभावों को जो है कम करना, इसका मोटिव था। इसके तहत जो है पेरिस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा अपन जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले जो है अमेरिका ने जो है पेरिस समझौते से वो बाहर हो गया, उसने अपने आप को बाहर कर लिया है। ठीक है, और इस समझौते के तहत जो है अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव पे, इसने अपने हिसाब से जो है कितना वो योगदान कर सकता है उस ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करने के लिए, स्वेच्छा से जो है योगदान की जो है घोषणा करनी थी। ठीक, तो भारत ने जो की हुई घोषणा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत ने जो है 2030 तक जो है GDP की विसर्जन तीव्रता को जो है 2005 की तुलना में, मतलब जो 2005 की तुलना में अगर मैं बात करूँ तो 30 से 35%, 30 से 35% जो है जो अपने ग्रीन हाउस गैसें थी उनको कम करने का जो संकल्प लिया था। ठीक है, 2005 की तुलना में, मतलब जो जितनी GDP उस समय चल रही थी उसके हिसाब से जो है ऐसा नहीं है कि अपने को GDP जो है डाउन करनी है, GDP को भी इंक्रीज करना है लेकिन ग्रीन हाउस प्रभावों को जो है कम करते हुए। ठीक है, और अभी मैं बात कर लूँ तो साथ ही में जो है 2030 तक जो वैश्विक सहयोग के माध्यम से जो है कुल ऊर्जा की आवश्यकता के लगभग 40% हिस्से को आपूर्ति को जो है गैर जीवाश्म ईंधन, मतलब जो वापस जो है, जैसे अगर मान लो कि अपन लाइट बनाते हैं कोयले से। ठीक है, अगर कोयले से लाइट बनाई तो ये जो कोयला है, ये जो एनर्जी है वापस अपन को नहीं ला सकते, अपन इसको राख को जो है कोयले के फॉर्म में बदल नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है 40% तक जो एनर्जी है वो नवीकरण जो जिसका जो है वापस बनाया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गई। ठीक है, पवन ऊर्जा से जैसे अपन जानते हैं कि उससे जो है अपने को कोई घाटा नहीं है, तो अगर पवन चक्की जैसे अपन लगाते हैं तो ये जो है गैर जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड, तो उसका लक्ष्य रखा गया था कि 40% जो अपन टोटल एनर्जी है
वो इस चीज़ से ही बनाएंगे। ठीक है, अब बात ये उठती है कि अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में क्यों आ गया, वापस जो है चर्चा में क्यों आ गया। तो अभी जो अपना केंद्रीय बिजली एवं नवीकरणीय जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ऊर्जा दक्षता का उपयोग का प्रभाव जो है एक रिपोर्ट जारी की है, मतलब ठीक है। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो 6 मई 2020 को जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसके माध्यम से जो 2018-19 का जो है उसका एक रिपोर्ट जारी की है, 2018-19 की रिपोर्ट जारी की है अभी। ठीक है, तो उसमें जो है 2005 की तुलना में ये जो है 20% जो है ऊर्जा की तीव्रता को जो है कमी करने में सफल रहा है। जो इसका लक्ष्य रखा था इसने कि 2030 तक 2030 तक लगभग 30 से 35% जो है कम करेगा, उसमें जो है ये 20% जो है इसने 20% तक पहुंच चुका है, लगभग 50% जो है ये सफल हो चुका है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को जो है किसने तैयार किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट को जो है प्राइस वाटर हाउस प्रूफर लिमिटेड ने जो है इसको तैयार किया। प्राइस वाटर हाउस कूफर लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड, प्राइस वाटर हाउस लिमिटेड, इसने जो है इसको तैयार किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में आंतरिक रूप से सर्वाधिक जो विस्थापन है वो किस देश में हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। इंडिया के अंदर जो है आंतरिक विस्थापन जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद जो है चीन है। सेकंड रैंक जो है फिलीपींस की, थर्ड रैंक जो है बांग्लादेश की, फोर्थ रैंक जो है चीन का। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अभी ये चर्चा में क्यों आ गई। तो यूनाइटेड जो नेशन चिल्ड्रंस फंड है, यानी कि यूनिसेफ, जिसे अपन शॉर्ट में जानते हैं यूनिसेफ, यूनिसेफ ने एक प्रकाशित एक रिपोर्ट जारी किया है, लास्ट एट होम। रिपोर्ट का नाम है लास्ट एट होम, लास्ट एट होम एक रिपोर्ट का नाम है। इसके अनुसार लगभग 2019 में 2019 में जो है लगभग 33 मिलियन लोगों ने, लगभग यानी कि 3.3 करोड़ लोगों ने जो है आंतरिक रूप से विस्थापन किया। उन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा, चाहे वो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा हो सकती है या कोई और मजबूरी हो सकती है। तो लेकिन जो है टोटल जो है विस्थापन जो है जो लगभग है 33 मिलियन जो लोगों का विस्थापन आंतरिक रूप से हुआ है पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे हैं। ठीक है, लगभग जो इसका 1/3 हिस्सा है वो बच्चों का है, जिनमें से 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन जो है, इन 12 मिलियन में से 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन जो है किसी संघर्ष की वजह से हुआ या हिंसा की वजह से हुआ, किसकी, या तो कोई हिंसा का जो कारण है वो रहा लगभग, यानी कि उसमें से मैं बात करूँ तो 25% जो बच्चे हैं वो किसी विस्थापन जो है, उनका विस्थापन जो है उनको अपना जो घर छोड़ना पड़ा वो किसी संघर्ष की वजह से या किसी हिंसा की वजह से उनको जो है अपना घर छोड़ना पड़ा। और मैं बात करूँ 12 मिलियन में से 2 मिलियन जो है वो प्राकृतिक आपदाओं का कारण जो है देखा गया। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के अकेले, भारत में जो है 5 मिलियन से अधिक लोग हैं, 5 मिलियन से अधिक लोग हैं वो आंतरिक रूप से जो है विस्थापित हुए हैं, मतलब कि वो देश के अंदर ही हैं, लेकिन वहाँ से इधर अपना स्टेट जो है, अपना स्टेट छोड़ के या अपना घर छोड़ के जो है विस्थापित होना पड़ा उन्हें। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 5 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा और विस्थापन की बात कर लूँ तो एक रिपोर्ट में जो है प्राकृतिक आपदाओं को कारण जो विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या जो है वो जो संघर्ष या हिंसा की वजह से, संघर्ष या हिंसा की वजह से जो लोग जा रहे हैं उनकी तुलना में जो है, इनकी जो तुलना है जो प्राकृतिक आपदाओं की अगर करूँ तो प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित होने लोगों वाली जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो वर्ष 2019 में लगभग 10 मिलियन जो है, 10 मिलियन लोग जो है पूर्वी एशिया में और प्रशांत क्षेत्र में जो है 9.5 मिलियन लोग जो है दक्षिण एशिया में जो है विस्थापन हुआ है। ठीक है, और इन देशों में जो है अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत में 2019 में टोटल लोग 5 करोड़, सॉरी 50,37,000, 5 मिलियन लोग,
50,37,000 लोग जो है विस्थापन, जो आंतरिक विस्थापन हुआ उसके से 50,18,000, 5,18,000 जो है वो इन लोगों का विस्थापन जो है प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। ठीक है। संघर्ष की बात करूँ, संघर्ष और हिंसा की वजह से, तो लगभग 46 मिलियन जो लोग हैं इनका विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ 2019 में। ठीक है। और इनमें से लगभग 19 मिलियन जो है बच्चे थे। ठीक है। और मैं भारत की बात करूं, भारत में कितने परसेंट लोग जो है हिंसा की वजह से उन्होंने अपना होम छोड़ दिए, तो उनकी संख्या जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 19,000 हो गई। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन मोड जागरूकता अभियान जो है स्टार्ट किया गया? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो किसान, ये जो मंत्रालय आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ये इसका आंसर है। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा जो है इसको जो है एक मिशन का जो है कृषकों के आंदोलन का एक आह्वान है, ऐसा उन्होंने किया गया। और इसके अंतर्गत जो है ये क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कृषि के जो जैव और जैविक उर्वरकों को जो बढ़ता उपयोग है, जैसा कि अपन जानते हैं कि अभी जो केमिकल्स का जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का जो है उपयोग बढ़ता जा रहा है, इसका इस्तेमाल जो है कम से कम हो, रासायनिक उर्वरकों का केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम हो, इसके लिए इस आह्वान का जो है स्टार्ट किया गया, इस मिशन को जो है स्टार्ट किया गया। और इस मिशन के लिए जो है दिशा निर्देशों को जो है आप जानते हैं, एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है किसानों के लिए जारी किया गया था। ठीक है। उसके सिफारिशों के आधार पर जो है निर्धारित किया जाएगा। ठीक। और इसने जो है 2020-21 के लिए इस कार्यक्रम का जो मुख्य फोकस है वो देश के सभी जिलों को कवर करते हुए लगभग 1 लाख किसानों को जो है जागरूक करने का जो इसका मेन मोटिव है। ठीक है। 2020-21 में एक साल में जो है 1 लाख लोगों को लोगों को 1 लाख किसानों से, 1 लाख से अधिक गांव के किसानों को जो जागरूक किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब अगर आपको जो है वीडियो बेहतर लग रही है या मैं आपके जो है एग्ज़ाम में किसी भी तरह की हेल्पफुल है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।